What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. काफी अच्छा लगा जब मैंने आप लोगों के सबके कमेंट पढ़े. काफी बच्चों ने अच्छे से रिप्लाई किया है. कई सारे बच्चे 1 जनवरी से ही अपना रिजोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं. ये पढ़कर मुझे काफी मोटिवेशन मिला. और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर फिर से हम लोग अपना रिजोल्यूशन फॉलो करने जा रहे हैं. तो ये भी काफी मोटिवेटिंग लगा. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो शेड्यूल फॉलो एक बार नहीं किया जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया करते हैं. नहीं, फिर से अपने टाइम को फिर से शेड्यूल करने की कोशिश कीजिए और फिर से अपने पैटर्न में आने की कोशिश कीजिए. इसी तरीके की साइकिल में अपने आप लोगों को डालने की कोशिश करनी है. और जितना ये कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोग उसको अचीव भी कर पाएंगे. तो कोशिश कीजिए, लगे रहिए, ठीक है ना. तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है. काफी शानदार हम लोग का डिस्कशन रहने वाला है. और जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला है कि जीआई टैग ही पहले डिस्कस करूं, तो पहले जीआई टैग हुआ करेगा, फिर आप लोगों का क्विज हुआ करेगा और फिर आप लोग के क्वेश्चन हुआ करेंगे. तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए. इसी तरीके से आप लोगों को एंजॉय करते रहना है और आंसर देते रहना है. तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की. ये पूछा था मैंने जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा जो रिसेंटली अभी दिया गया है, यह है चिकमंगलुर अरेबिक कॉफी. तो ये जो कॉफी है ये कर्नाटक में पाई जाती है और इसी के साथ में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और 2019 में ही इसको जीआई का टैग दिया गया है. तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि रिसेंटली दिया गया है अभी इसको जीआई का टैग. तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. आज का जो आप लोगों का जीआई का टैग है ये भी रिसेंटली अभी दिया गया है. इसका नाम है बाबा बुदना गिरीज. ये भी एक तरीके की कॉफी है. ये आप लोगों को बताना है किस राज्य में पाई जाती है और किस टाइप का ये प्रोडक्ट है. और रिसेंटली अभी इसको जीआई के टैग का दर्जा दिया गया है. तो जो रिसेंटली दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पर आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिए. ओके, आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज का वार्म अप क्विज, यानी कि ये आप लोगों की आंखें खोलने में हेल्प करेगा. इसके बाद में फिर अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल अफेयर सुषमा स्वराज जी के द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था. ये कहां पर लॉन्च किया गया था? एक तो क्वेश्चन ये है. दूसरा आप लोग साइड में ये भी क्वेश्चन बताइए. एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट होने वाला है, उस प्रोग्राम का पार्ट है ये. वो कौन सा होगा अभी आंसर बता दे, टाइम बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो ये कहां पर स्टार्ट किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, या फिर दोनों में एक साथ, या फिर ज्वाइंट मीटिंग के साथ में, या फिर स्टेट असेंबली स्टार्ट करती है? तो ये ऑप्शन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है. कनाडा ऑफिशियली अब यहां पर रिसेंटली कौन से नंबर की कंट्री बन गई है? यानी कि अभी रिसेंटली यहां पर एक कंट्री बनी है जिसने मैरिजुआना यानी कि भांग वगैरह जो होती है उसको नेशनलाइज लीगल कर दिया है. कौन सी कंट्री के बाद में? चलिए ये बता देता हूं. कनाडा यहां पर सेकंड कंट्री बन गई है. अब ये बताइए कौन सी कंट्री के बाद में बन गई है? ठीक है, इतना कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि ये यहां पर फर्स्ट कंट्री थी. इसके अलावा बात करते हैं, एक राज्य है हमारी कंट्री में जिसके द्वारा ये बोला गया कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट का दर्जा इसको दिया जाएगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. 100% एलपीजी पेनिट्रेशन, यानी कि हर एक घर में जो चूल्हा होता है वहां पर आज की डेट में तो उसको सबको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि चूल्हे पर खाना न बने. आपको बताना है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में कि ये अभी एक राज्य के द्वारा इनसाइड बिल्ड करने की रेलवे स्टेशन की बात की गई है. और ये कंट्री का पूरा रेलवे स्टेशन फर्स्ट ऐसा होगा जो कि किसी पर्टिकुलर टनल के अंदर होगा, यानी कि गुफा के अंदर आप लोग बोल सकते हैं एक पूरा रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा. ये किस राज्य में है इसके बारे में आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंडिया का फर्स्ट पीएसयू बैंक जिसके द्वारा भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस सर्विस फॉर इट्स क्लाइंट्स, यानी कि अगर क्लाइंट का बैंक में अकाउंट है तो उसको ये बताएंगे कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कहां पर फायदा हो सकता है. ये अभी हमारी कंट्री का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसके द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया है. ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है. नेक्स्ट यहां पर थर्ड एडिशन रिसेंटली अभी बिहू फेस्टिवल का देखने को मिला. तो बिहू फेस्टिवल को यहां पर कटी बिहू या फिर इसको कोंगली बिहू भी बोला जाता है. तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये सुंदरी नंदा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो कौन सी यूनियन टेरिटरी का इनको अभी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप लोग एग्जाम में इनसे देखने को मिल सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेटमेंट के बेस पर ये देखने को मिल सकता है. तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. आंसर देखते हैं कि कर सबसे पहले बात की गई है, ये आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिला एक्सटर्नल अफेयर सुषमा स्वराज जी के द्वारा इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की 2019 में 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जानी है. उसी का पार्ट है यहाँ पर इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, राज्यसभा है यहाँ पर वो सदन जो स्टार्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को. सेकंड कंट्री है यहाँ पर कनाडा आफ्टर उरुग्वे जिसके द्वारा यहाँ पर मैरिजुआना यानी कि भांग वगैरह जो है उसको लीगलाइज कर दिया गया नेशनल वाइड. केरला है वो राज्य हमारी कंट्री का जिसको फर्स्ट स्मोक फ्री राज्य का दर्जा दिया गया. और इसने फर्स्ट स्मोक फ्री राज्य बनाने की बात की है ताकि एलपीजी सिलेंडर वगैरह सब घर में पहुंचा दिए जाएं. हिमाचल प्रदेश है वो हमारी कंट्री का राज्य है जहां पर इनसाइड टनल बनाने की बात की जा रही है जिसमें कंप्लीट रेलवे स्टेशन होगा. तो फर्स्ट इस तरीके का ये अजूबा होगा हमारी कंट्री में.
स्टेट बैंक है वो बैंक जिसके द्वारा बोला गया अपने क्लाइंट को बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कराने की, यानी कि अगर कोई अच्छा क्लाइंट है यहाँ पर जिसके करोड़ों में कमाई है, उसको बिजनेस कहाँ पर करना चाहिए, क्या सही रहेगा, वो ये सब बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये है बिहू फेस्टिवल 3rd एडिशन, ये आसाम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्टिकुलर 3-4 आप लोगों को नाम दे देंगे फेस्टिवल्स के और पूछ लेंगे कहाँ कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2018 के प्रीलिम्स में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन था जो कि फेस्टिवल के ऊपर था। बात की जा रही है सुंदरी नंदा के बारे में, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी, तो ये यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की अभी देखने को मिली। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो कि फर्स्ट टाइम कोई इस तरीके की घटना घटती है। तो क्वेश्चन रिसेंटली अभी यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया। बात की जा रही है डीसीआर के बारे में, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये शब्द अभी न्यूज में था, इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है यहां पर ये डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन अवर कंट्री, ये है इसका मतलब। दूसरा है ग्रांटिंग लाइसेंस टू टीवी, जो फॉरेनर जो टीवी होते हैं चैनल उनको अपनी कंट्री में लाइसेंस प्रोवाइड कराना। एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट होते हैं टू द अदर कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्री को खाने की सामग्री बेचना। परमिट करना फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमारी कंट्री में ताकि कैंपस सेटअप कर सकें। तो क्या है इसका ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आंसर है इसका फर्स्ट। हमारी कंट्री में जो भी सोलर पैनल डेवलप किए जाते हैं वो हमारी ही कंट्री के जो डेवलपर हैं उनको प्रीफरेंस हमारी कंट्री में दिया गया। तो उसी के चलते यूएसए जो हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया, उसने बोला कि इंडिया जो है अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर को फेवर कर रहा है और इसकी वजह से हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वहां पर हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट ये काफी न्यूज में निकल कर आया, यानी कि अपनी ही कंट्री में कोई बिजनेस करना है तो अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट को फॉलो करके चलना है और उसको सब्सिडी देना ताकि आसानी से मार्केट में आए तो वो सस्ता मिले। इसकी वजह से जो बाहर के प्रोडक्ट है वो महंगे हो जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से वो डब्ल्यूटीओ में पहुंच गए और इसकी वजह से ये न्यूज में था। तो डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन ओवर कंट्री, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज में था। तो आंसर हो गया ए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में ही पूछा गया है और ये बात करें यहां पर हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा, बटलर कमेटी की बात की जा रही है। बटलर, इसको हार्डकोर्ट बटलर भी बोला गया है, जो कि एक कमेटी बनाई गई 1927 में और ये उसके अध्यक्ष थे। 3 मेंबर की एक कमेटी थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड थी। पहला ऑप्शन है आप डिफाइन करने के लिए जुडिक्शन, सेंटर और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके बीच में, यानी कि जो सेंटर है और जो प्रोविंशियल है उसके बीच में किस तरीके से यहाँ पर जुडिक्शन उसका एरिया होना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। दूसरा, डिफाइन करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते हैं उसकी पावर, इंपोज करने के लिए हमारी कंट्री की जो नेशनल प्रेस है उसके ऊपर इंपोज करने के लिए सेंसरशिप, यानी कि उसको रोकने के लिए, इंप्रूव करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है वो ये एक तरीके से ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात कर रहे थे, यानी कि उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए। हमारी कंट्री में अंग्रेजों के टाइम पर 2 तरीके के राज्य थे। एक तो वो राज्य थे जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, दूसरे वो राज्य थे जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं थे। तो जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी कि उस टाइम पर ये इंडियन गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में थी, यानी कि गवर्नमेंट उनकी थी, वो पावर करते थे इसलिए गवर्नमेंट उनको बोलते थे। और दूसरे जो राज्य थे उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब था यहाँ पर ब्रिटेन की पावर जो कि हमारी कंट्री पर रूल कर रही थी और इंडियन स्टेट वे थे जो कि उसकी पावर से बाहर थे। तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए ये बटलर कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था 1927 में। इसी टाइम पर आप लोग देखते हैं लगभग जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था वो भी काफी न्यूज में था, उसको वॉल व्हाइट कमीशन बोलते हैं, यानी कि सारे के सारे मेंबर उसमें व्हाइट थे, अंग्रेज थे और वो ये देखने आए थे हमारी कंट्री में कैसे ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और देखिए अगर इसी तरीके के मेंबर वही ये देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहे हैं तो अच्छा लिखेंगे जाकर, इसीलिए उसको इतना ज्यादा प्रोटेस्ट उसके लिए किया गया कि साइमन गो बैक का भी आप लोगों को नारा देखने को मिला। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया 4, यानी कि चौथा आंसर यहाँ पर सही है बटलर कमेटी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यह है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि एक तरीके से कार्बन को समाप्त करना, कैसे कार्बन को खत्म किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। सबसे पहले बात की जा रही है जो कोयले वगैरह से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर फोकस अगर दिया जाए तो वहां से भी हम लोग कम कर सकते हैं। अबेंडेंट जो हो चुके हैं और जो अनइकोनॉमिक है कोयल से रिलेटेड बात की जा रही है उसको कम करना। दूसरा यहाँ पर डिप्लीट करना जो ऑयल और गैस रिजर्व है, यानी कि जो ऑयल और गैस रिजर्व से जो गैस निकाली जाती है उससे भी यहाँ पर कई बार गैस आप लोगों को देखने को मिलती है जो CO2 बाहर निकलती है। इसी के अलावा यहाँ पर खासकर बात की जा रही है डीप सैलिन फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो जमीन के नीचे सबटेरियन की बात की जा रही है तो इसको डीप सैलिन फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी कि ये भी एक तरीका है जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि कार्बन को क्वांटिटी को कम करने का काम करता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट
फर्स्ट में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है ओनली 3, सी में बोला गया 1 एंड 3 और डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही मेथड हैं जो काम करते हैं यहाँ पर इसको कार्बन सीक्वेंस्टेशन को, यानी कि एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे ने ये पूछा क्या सर पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिर से फ्यूचर में यूपीएससी पे। देखिए कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, और कई सारे क्वेश्चन उस टॉपिक पर रिपीट होते हैं जो पहले पूछा जा चुके हैं, और कई सारे क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आगे चलकर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आज के क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट आगे चल के क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो ये फोकस दे कीजिए थोड़ा, आप लोग ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर फोकस दे रहा है, ये बात कर रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1881 के बारे में, यानी कि 1881 का फैक्ट्री एक्ट था उसके बारे में बात की जा रही है। स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया कि एक जो पास किया गया था इसका मतलब ये था फिक्स कर देना वेज ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अलाउ करना वर्कर को फॉर्म द ट्रेड यूनियन। क्या आप लोग समझ सकते हैं उस टाइम पर कोई ऐसा एक्ट बनाया गया होगा कि हाँ ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लो अंग्रेजों के टाइम पर और आप लोग आसानी से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई हरकतें आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी चीजें अलाउ वहां पर की जाएंगी। तो पहली स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस ही आप लोग यहाँ पर गलत बोल सकते हैं, ऐसा एक्ट पास होने ही नहीं देंगे अंग्रेज उस टाइम पर कि उनके खिलाफ ट्रेड यूनियन बना लो और प्रोटेस्ट करो। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। दूसरी बात बोली जा रही है यहाँ पर, ये है एन एम लोखंडे। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ब्रिटेन के टाइम पर जब हमारी कंट्री में रूल किया करता था तो इनके द्वारा काफी लेबर मूवमेंट चलाए गए ताकि लेबर की कंडीशन सुधारी जा सके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर बी हो गया। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में। ये जो एक्ट बनाया गया था इसका मतलब ये था जो लेबर होती है उनकी कंडीशन थोड़ी सुधारी जा सके, और खासकर अगर बच्चा कोई है जो बात काम कर रहा है वहां पर लेबर फील्ड में किसी पर्टिकुलर 12 साल से नीचे का, उसको अलाउ नहीं किया जा सके, कंडीशन को थोड़ा अच्छी रखें, यहाँ पर लेबर की कंडीशन थोड़ी सुधारी जा सके, उन सब चीजों पर फोकस करने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1881 था, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एन.एम. लोखंडे, इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के बारे में। ये बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो समिट है वो पीरियडिकली यूएन के अंडर में होती है, जो कि यूनाइटेड नेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेनली मैक्सिमम कंट्री वर्ल्ड में आप लोगों को इसके मेंबर नजर आएंगी। तो इसकी अध्यक्षता के अंदर ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट देखने को मिलती है। पहली स्टेटमेंट ये, दूसरी बोला जा रहा है, दूसरी स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये बोला जा रहा है इंटरनेशनल पैनल ऑन ये फिसाइल, ये मटेरियल जो है और जो एन ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो पैनल है वो इंटरनेशनल एजेंसी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका पार्ट है, उसका ऑर्गन है। तो देखिए ढंग से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इनको आंसर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे अगर इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के बारे में। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उनके द्वारा ये बोला गया था कि देखिए जो भी न्यूक्लियर वेपन है आज की डेट में, एक तो उनको एक सही हाथों में वो होने चाहिए, कोई भी किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा आज की डेट में अगर कोई डेवलप करना चाह रहा है तो उसको डेवलप करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए काफी खतरनाक वेपन है, जो कि आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा होगा, जापान पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में बॉम्ब गिराए गए थे। तो ये कंडीशन है, इसीलिए बोला गया इसको रोकिए। तो यूएन नहीं है यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। दूसरा ये सब पैनल वैनल की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, टोटल मिलाकर जो मेंबर है आज के डेट में जिनके द्वारा यहाँ पर इस बात को हैंडल करने की कोशिश की गई तो टोटल 18 हैं यहाँ पर, और उसमें इंडिया भी एक पार्ट है। ये एक तरीका एक्सपर्ट पैनल है जिसके द्वारा बोला गया किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से रोका जा सकता है। एम यही है कि न्यूक्लियर वेपन को कम कर न्यूक्लियर एनर्जी को जनता के फायदे के लिए यूज करना, ये पूरा इसका पर्पज था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो दोनों गलत है, तो ये हो गया आंसर। अगर पूछा जाता कि कौन सी इनकरेक्ट है तो दोनों इनकरेक्ट होती, तो आंसर हो जाता सी। तो क्वेश्चन पूरा पता होने के बाद भी ये जरूर पढ़ा कीजिए कि क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ओनली यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बोला गया पर्सन जो एज है 21 से 55 के बीच वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द डेट जो नोटिफाई की गई है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल सेंट्रल एम्प्लॉय यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्म फोर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर ये बोला गया है आफ्टर 1 अप्रैल 2014। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है ओनली रेजिडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है ओनली, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। दूसरा ये 18 से 60 के बीच में, 21 से 55 नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरा ये नेशनल पेंशन सिस्टम बोला गया है, तो राज्य गवर्नमेंट का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पर, राज्य गवर्नमेंट अपना अलग से इसके बेस पर कोई अपना स्कीम चला सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका
4, यानी कि ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होते हैं, ज्योग्राफी में भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पर्टिकुलर रिवर और उसके रीजन के बारे में, खासकर अगर कोई डिस्प्यूटेड यानी कि लड़ाई वाला एरिया है तो। रिवर तीस्ता नॉर्मली एक डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया कि तीस्ता रिवर और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, दोनों यहाँ पर फ्लो करती हैं, तो दोनों का सोर्स जो है यहाँ पर वो सेम है। ठीक है, सिक्किम से फ्लो करती हैं और दोनों का सोर्स सेम है। दूसरा बोला गया यहाँ पर यह है रनगीत ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, रिवर रनगीत ये सिक्किम में, और यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की। दूसरा ये बोला गया है। तीसरा बोला गया रिवर तीस्ता फ्लो करती है इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, और बॉर्डर जो है यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर इसको ये बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो जो तीस्ता रिवर की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके लिए है PAHUNRI, PAHUNRI, ठीक है ना, PAHUNRI, ये है पनहरी ग्लेशियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तीस्ता रिवर अभी न्यूज में थी। अगर बात करते हैं यहां पर ब्रह्मपुत्र की, तो इसके लिए है ANGSI, ठीक है, एंगसी, ये वाला ग्लेशियर है जहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। दोनों से डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कंपेयर करके कि ये यहां से ओरिजिनेट होती है, ये यहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है रनगीत रिवर के बारे में, सिक्किम की ये लार्जेस्ट रिवर है जो कि सिक्किम में फ्लो होती है, और ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। रिवर तीस्ता जो बोला जा रहा है ये बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये सिक्किम से होती हुई आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉर्डर बोला जा रहा है यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में ये फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं एक बार, अगर मैप में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर तीस्ता रिवर, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिक्किम से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर इसको देख सकते हैं ये। तो ये पर्टिकुलर रिवर बंगाली खाड़ी में नहीं आती है, ये ऊपर ही फ्लो होती है, आगे चल के फिर रिवर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आती है कि अलग से अपना रोड बनाकर नीचे तक आती है। इस तरीके की स्टेटमेंट कई बार कंफ्यूजिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर जो इसका हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर 2, यानी कि बी इसका आंसर हो गया। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो हमारी कंट्री का जो प्रीएम्बल है यानी कि प्रस्तावना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर लिबर्टी ऑफ थॉट देखने को मिलती है, स्वतंत्रता विचारों की, इकोनॉमिक लिबर्टी देखने को मिलती है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कहीं पर भी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं की जाती है। ठीक है ना, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इनके बारे में आप लोग कर सकते हैं बात, पर लेकिन इकोनॉमी की स्वतंत्रता यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके की टर्म प्रीएम्बल में मेंशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर प्रीएम्बल में ये ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर दे पाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, नॉर्मली भीम ऐप आप लोग वगैरह देख सकते हैं, ये इसी सिस्टम पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो बोला जा रहा है कि मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आप लोग को जिस तरीके से पेटीएम है उसमें पैसे डालो उसके बाद में पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा बोला जा रहा है डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन 2 डिकेड, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो देखिए इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ऐसा बोला जाए कि 2 डिकेड में कर लेगा फिर 3 डिकेड में कर लेगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, इसका यूपीआई से एफडीआई का क्या मतलब हो गया। इनडायरेक्ट वे में कुछ भी लिख दे रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द पुअर पीपल विल बिकेम वेरी इफेक्टिव, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है यार, ये तो एक पेमेंट सिस्टम हो गया यहाँ पर, यानी कि आप लोग दुकान पर जाते हैं, कुछ आप लोग सामान खरीदते हैं और यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, तो ये जो है अननेसेसरी स्टेटमेंट है, इनका कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। डिजिटल करेंसी कब तक हमारी कंट्री में आएगा, इसका कोई तो कह नहीं सकते हैं कि जितनी जल्दी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, जितना ज्यादा आप लोग उसको आसान कर देंगे उतना ज्यादा जल्दी आ जाएगा, तो ये भी फालतू की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी, कहने का मतलब क्या है, आप लोग अगर पेटीएम रखते हैं तो पेटीएम में पहले पैसे ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। पर लेकिन भीम ऐप वगैरह अगर आप लोग लेते हैं जो कि यूपीआई पे काम करता है, इसके लिए आप लोग को मोबाइल वॉलेट की पैसे रखने की जरूरत नहीं है। वॉलेट के तरीके से ये डायरेक्ट आप लोग के अकाउंट से यहाँ पर कनेक्ट होता है और अकाउंट में से डायरेक्ट पैसा आप लोग का डिडक्ट होता है, यानी कि आप लोग को पैसा डालने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह जिस इंसान को आप लोग पैसा सेंड करेंगे, ना तो अकाउंट नंबर बताने की जरूरत है, ना आईएफएससी कोड बताने की जरूरत है, एक वर्चुअल आप लोग अपना एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेस पर पैसा भेज सकते हैं, ये इसके फायदे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं भीम ऐप और आसानी से इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर लाइक करना मत भूला कीजिए, इसको शेयर भी किया कीजिए और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए। और ये आप लोगों के लिए ही आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग की एक अच्छी वाली प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। बाकी ये लेक्चर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ये भी आप लोग काफी फायदा पहुंचाएंगे। इनको आप लोग साथ साथ में देखकर चलिए और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप लोगों का पूरा पैटर्न होना है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का द हिंदू का, एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।